दोस्तों, जिस लालू यादव ने पूरी ज़िंदगी खपा दी आरजेडी के लिए और परिवार के लिए, उसी परिवार में उसी लालू के साथ क्या हो रहा है। पार्टी टूट गई है पूरी तरह से, हार से हाहाकार मच गया है। बेटी ने परिवार से नाता तोड़ दिया है, पार्टी से नाता तोड़ दिया है। एक बेटा पहले ही जा चुका है। अनुपम जी, बिहार की राजनीति में कह रहे हैं लोग कर्मा इज बैक, यानी लालू ने जो बिहार के साथ किया था, अब लालू के खुद के परिवार में वही हो रहा है। तेजस्वी शायद राहुल गांधी के चक्कर में बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने परिवार को इस जगह ला खड़ा कर दिया कि जो लालू ने कभी सोचा नहीं था, जिस लालू ने पूरी ज़िंदगी खपा दी। देखिए संदीप, मैं दो चार बात कहना चाहता हूँ। परिवार में जो चल रहा है उस झगड़े को बताएं उससे पहले आपको बता देते, जंगल राज में कई परिवारों को आज चंपा विश्वास की आत्मा को शांति मिल रही होगी। इस परिवार ने चंपा विश्वास के साथ जो किया था, इस परिवार का जुल्म जितने लोगों ने सहा, उस पत्रकार का परिवार जिस पत्रकार को तेज़ाब से नहला दिया गया आरजेडी के गुंडा राज में, वो पत्रकार, उसकी आत्मा को आज शांति मिल रही होगी। और ये परिवार एक एक करके, जैसे कहते हैं ना कि पेड़ से टहनियाँ टूटती चली जाती हैं, वो टहनियाँ टूट रही हैं। और कुछ टहनियों को तो तोड़ा गया है साजिश के तहत, ताकि उनको बचाने वाला कोई ना हो, उनका रक्षक कोई ना हो। और मुझे तो ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी सुपारी देकर किसी को भेजा गया है परिवार में। वो कौन है आगे आपको बताते हैं डिटेल में, पहले परिवार में क्या हो रहा है वो सुनिए। देखिए, एक बात कही जाती है कि जिस घर में अगर बेटियां खुशी खुशी रहती हैं, महिलाओं का सम्मान होता है, कहते हैं कि भगवान भी वहीं बसते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल। लालू परिवार एक ऐसा परिवार था जहां से कुछ दिनों पहले ऐश्वर्या राय नाम की एक लड़की रोती हुई बाहर हुई थी। और उसके कुछ दिन बाद समय आया कि रोहिणी आचार्य भी रोकर बाहर जा रही हैं। जब ऐश्वर्या राय रोकर बाहर गई थी तो वो दूसरी फैमिली से आई थी और परिवार के लोग कह रहे थे कि जाने दो। रोहिणी आचार्य भी उनमें से एक थी जो कह रही थी कि ठीक है, ऐश्वर्या जाती है तो जाने दो। इसी को कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। और आज देखिए कि रोहिणी आचार्य को भी उस परिवार से रोते हुए बाहर होना पड़ रहा है। अब हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। कल के एक रात पहले, यानी जिस दिन परिणाम आए, चुनाव नतीजे आए, उस दिन, उस रात से लेकर सुबह तक क्या हुआ, क्या क्या हुआ, मैं वो आपको डिटेल बताता हूँ। चूँकि तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद नहीं थे और दो लोग पूरी पार्टी देख रहे हैं। दो लोग, उसमें से हालांकि पहला एक नाम आया था सिर्फ संजय यादव का, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, लेकिन एक नया नाम रमीज़ का आ रहा है। अब ये रमीज़ कौन है उसके बारे में आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी का एक लंपट नेता, एक गुंडा नेता, उसका बेटा है ये, जो सांसद रह चुका है समाजवादी पार्टी से, उसका बेटा है ये, और वो सांसद इस वक्त जेल में है। ठीक। और उसी रमीज़ को तेजस्वी यादव ने बुलाकर रिश्तेदारी नातेदारी में अपनी पार्टी का सोशल मीडिया दे रखा था। वो पार्टी का आरजेडी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था। और जब रोहिणी आचार्य ने पूछा कि भाई आप लोग चाणक्य बने हुए थे, ये बताओ कि पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई। आपको पता है पार्टी की कितनी बुरी हार हुई है? ये इतिहास की सबसे कम सीटों पर सिमटने का रिकॉर्ड बनाया है उसने, आरजेडी ने। लालू ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सपनों में भी, अरे लालू के दौर में जब लालू का सबसे बुरा टाइम आया तब भी पार्टी इतना नहीं गिरी थी, उसका परफॉर्मेंस इतना नहीं गिरा था। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आरजेडी का परफॉर्मेंस जो इतना ख़राब हुआ, इसके पीछे तो कई सारी वजहें हैं, अब उस पर किसी और वीडियो में एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि फैमिली में चल क्या रहा था और किसके इशारे पर ये सब कुछ चल रहा था। तेजस्वी यादव बाहर किए गए, तेज प्रताप यादव, माफ़ करिएगा, बाहर किए गए। और देखिए चुन चुन कर कैसे लोगों को बाहर किया जाता रहा। सबसे पहले पार्टी के भीतर आवाज़ किसी ने उठाई तो वो आवाज़ उठाने वाली एक व्यक्ति थी, मीसा भारती। मीसा भारती को मुंह बंद रखने के लिए उनको पाटलिपुत्रा से 2024 में टिकट दिया गया और मीसा भारती चूंकि सांसद बन गई, अब वो चुप हैं और उनको पार्टी में भी एक रोल दे दिया गया। वो पार्टी भी चला रही हैं और मीसा भारती अब चुप है, खामोश है। लेकिन सवाल मीसा भारती ने भी पूछा, पार्टी की इतनी खराब हार क्यों हुई। रोहिणी आचार्य जब पूछने गई तो उनको रमीज़ नाम के इस व्यक्ति ने चप्पल उठाया और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना चप्पल से मारूंगा। अब रमीज़ बाहर की फैमिली में आकर क्यों दखल दे रहा है? रमीज़ तो उस फैमिली का है नहीं, यादव फैमिली का है नहीं, तो किसके इशारे पर उसकी इतनी हिम्मत हुई, इसका मन कैसे बढ़ा? संजय यादव, कहा यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने जब सवाल पूछा तो उनकी कनपट्टी पर बंदूक भी ताना गया।
और उसी के बाद जब ये जानकारियां सामने आई तो लोग लिख रहे हैं कि जंगल राज वर्क फ्रॉम होम। जंगल राज ये परिवार एक समय बदनाम था सरकार में रहते हुए लोगों की कनपट्टी पर बंदूक सटाने के लिए, और आज देखिए कि परिवार में जब खराब परफॉर्मेंस हुआ पार्टी का तो परिवार में ही ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि परिवार के लोगों पर, अपनी बहन पर, सगी बहन है, कोई चचेरी बहन नहीं है, सगी बहन है तेजस्वी यादव की, उनके कनपट्टी पर बंदूक सटाया गया। रोहिणी आचार्य रोती हुई गई। वो उन्होंने बताया कि मैंने परिवार से, पार्टी से नाता तोड़ लिया है, रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले उन्होंने एक्स पर कहा, फिर उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर मीडिया वालों से मिली वहाँ पर उन्होंने बस एक ही लाइन बात कही कि देखिए मेरी इज्जत नहीं की गई, मुझे गालियाँ दिलवाई गई। और दिलवाई गई का मतलब क्या था? वो तेजस्वी यादव को कह रहे थे कि तेजस्वी के कहने पर रमीज़ और संजय यादव ने गालियाँ दी, गालियाँ दिलवाई गई, मुझे चप्पल से मारने की कोशिश की गई और मुझे बदनाम किया गया। आज उन्होंने क्या लिखा है, आज जो रोहिणी आचार्य ने लिखा है, देखिए मैं पढ़कर बता देता हूँ। वो लिखती है, मैं यही बात जब अगर हम कल बता देते तो लोगों को लगता कि नहीं है। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। लालू यादव की सेहत जितनी ख़राब दिखाई गई उतनी ख़राब थी नहीं, उनकी सेहत ख़राब करवा दी गई है। उनको समय पर दवाई नहीं दी जा रही है। लालू यादव को दवाई समय पर नहीं दी जा रही है संदीप। इसके अलावा राबड़ी देवी को चुप करा दिया गया है। राबड़ी देवी को कहा गया है कि अगर बोली तो आपका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। तेज प्रताप यादव और इन सब को ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो इनका मेन कनेक्शन था तेज प्रताप यादव, उसको सबसे पहले कट किया गया था, पार्टी से बाहर किया गया, परिवार से बाहर किया गया, संपत्ति से बेदखल किया गया। क्योंकि अगर आज तेज प्रताप यादव होते ना तो ये रमीज़ और संजय यादव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो रोहिणी आचार्य पर चप्पल चला दे या चप्पल उठा दे या कनपट्टी पर बंदूक सटा दे। बात समझ रहे हैं? रोहिणी आचार्य क्या लिखती हैं, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। बात समझिएगा आप, गंदी किडनी। एक डॉक्टर जब किडनी लगाता है कितनी जांच पड़ताल करता है, कितने टेस्ट होते हैं दोनों पर, जो किडनी डोनर है और जो ऑर्गन लगा रहा है उसको भी। तकरीबन 6 महीने पहले ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद भी आप सोचिए क्या कहा गया कि गंदी किडनी लगवा दी। गंदी किडनी जिस रोहिणी आचार्य ने, जिस बिहार की बहन ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान अपने, आज क्या लिखती है वो कि भाई मैंने परिवार से तक नहीं पूछा, अपने पति से भी नहीं पूछा, मुझे लगा कि मेरे ईश्वर तुल्य पिता को उनकी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। वो लिखती हैं कि मैंने अपने पिता को, मुझे कहा गया कि मैं गंदी हूँ, मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। यानी ये बात किसने कही? संजय यादव ने कही। इसका मतलब यही हुआ सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, यानी अपने पति के बारे में कह रही हैं, अपने ससुराल के बारे में कह रही हैं, कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें किसी घर में, मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट है, मेरे हाथ में है। ये रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, रोती हुई कल वो गई थी। अब सोचिए कि एक परिवार में क्या किसी की इतनी हैसियत बढ़ जाएगी कि वो रातों रात किसी को परेशान करेगा और उसी परिवार की बेटी को परेशान करेगा, उस बेटी को चप्पल से मार देगा। बाहर से आया हुआ व्यक्ति, क्या उसका मन इतना बढ़ गया है? ये कौन हो सकता है? क्या ये बिना शह के ऐसा कोई कर सकता है? अब देखिए, हम आते हैं उस पर रमीज़ नेमत जिसको सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए दिया गया था। जंगल राज के ये जो जितने सुल्तान हैं, ये रमीज़ नेमत नाम के गैंगस्टर को, जो गैंगस्टर है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, क्यों? देखिए आपको बता देते हैं, ये रमीज़ नेमत जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। झारखंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है और संजय यादव से इसकी दोस्ती है।
तेजस्वी यादव से नहीं, रमीज़ नेमत संजय यादव के लिए काम करता है। उस पर हत्या के 12 मामले चल रहे हैं। कौन सा? कितने? 12 मामले चल रहे हैं। वो बेल पर है, बेल पर अभी बाहर है रमीज़ नेमत, ठीक है। और उसको रमीज़ के बारे में जब जानकारी और जुटाई गई तो पता चला कि उसके पिता रिजवान ज़हीर कि वो ये भी जानकारी सामने आई कि वो बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर के दामाद, वो दामाद है रिजवान ज़हीर का। और तेजस्वी यादव के साथ जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे उस दौर में दोस्ती हुई थी। और ये कई सालों से 20 अगस्त 2022 से पहले से कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान ज़हीर, जो इसका ससुर है, उसकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज़ नेमत को गिरफ्तार किया था। कब? 2022 में ही। और ये रिजवान ज़हीर जो है, जो इसका ससुर है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये सब लोग एक साथ गैंगस्टर हैं। सोच कर देखिए, पूरा परिवार अपराधी है, अपराधियों का अड्डा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ठोके जाते ही है, तो बिहार में एक सेफ पॉलिटिकल फैमिली में इन लोगों ने शरण ले ली है। अब आपको समझ में आ रहा है। और लोगों को ठगने चले थे तेजस्वी यादव कि हम जंगल राज की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। अरे ठग आदमी, तुम अपनी बहन को नहीं बचा पा रहे हो। जो बाहर से आया हुआ एक गुंडा तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बाप को, लालू यादव को दवाई देने कोई जाता है तो उसको डांट देता है कि समय पर दवाई क्यों देते हो। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं लालू परिवार में। दोस्तों, लालू परिवार में जो तेजस्वी का दोस्त है वही लालू परिवार का अब दुश्मन बन गया है। पहले बेटे का जाना, बेटी का जाना, पार्टी का टूट जाना, और उसके बाद पार्टी की ऐसी हालत जो आरजेडी के इतिहास में कभी नहीं हुई। मैं और अनुपम जी आपको लगातार खबरें बता रहे हैं, बिहार चुनाव पर हम कवरेज कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो बताइए कि अगला वीडियो हम अनुपम जी किस टॉपिक पर कर सकते हैं।